अपनी टंग पे कंट्रोल तो लाना पड़ेगा। आप मान लो कि आप वो डिटॉक्स काढ़ा पी रहे हो, उसके बाद खा रहे हो छोले भटूरे, अब फिर आप जंक फूड खा रहे हो, तो कभी भी आप वेट लॉस नहीं कर सकते। आयुर्वेद ये मानता है कि सारी जो बीमारी की जड़ है वो हमारे पेट में जुड़ी हुई है। अगर आपका गट हेल्दी है तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। अगर हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को नहीं समझते हैं और हर चीज का हम स्ट्रेस लेते हैं, डिटॉक्स नहीं करते, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बीमारियां होने वाली है। आज हम बात करेंगे आपके किचन के बारे में, किस तरीके से आपका किचन आपको हेल्दी रख सकता है, आपको बीमारियों से मुक्त कर सकता है और फ्यूचर में आप कभी बीमार ना पड़े, आपका किचन इसको लिए मदद कर सकता है। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर प्रगति गुप्ता। मैं श्रेयास की को-फाउंडर हूं। पिछले 8 साल से हम श्रेयास में डिफरेंट क्रॉनिक डिजीजेस को ट्रीट कर रहे हैं और लोगों को बीमारियों से फ्री कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले टॉपिक पे आते हैं, किचन कैसे हमको हेल्दी रख सकता है। देखो, मोस्टली अगर हम बात करें, हमारी किचन में ही हमारी हेल्थ छुपी हुई है। तो बहुत सी ऐसी स्पाइसेस हैं, बहुत से ऐसे मसाले हैं जो आपको हेल्दी रखने में मदद कर सकते हैं। तो हम बहुत इजीली इसको छोटा मानते हैं कि ये मसाला ही तो है, इससे क्या होगा, लेकिन उसके पीछे छुपा हुआ उसकी जो प्रॉपर्टी है वो बहुत ही ट्रिमेंडस है, क्योंकि आपको हेल्दी रखने में वो मदद करती है। अगर हम एक सिंपल बेसिक मसाले की बात करें, फॉर एग्जांपल हल्दी, जिसे हम नॉर्मली डेली रूटीन में खाने में खा रहे होते हैं, बट हमें उसकी ताकत के बारे में मालूम नहीं होता जब तक हम कोई ऐसी बीमारी से सफर नहीं कर रहे जिसे वो ठीक कर रही है। तो अगर हम हल्दी की बात करें, हल्दी के अंदर जो इंग्रेडिएंट है वो है करक्यूमिन, जो मोस्टली इसके पीछे वर्क करता है, मतलब आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करता है। तो हल्दी हम डेली रूटीन में अपने खाने में इस्तेमाल कर ही रहे हैं, बट अगर हम इसे ज़्यादा मात्रा में ऐड ऑन करना चाहते हैं तो आप इसको कोई डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर ले सकते हैं। जैसे हल्दी को कद्दूकस किया और उसको आपने बॉईल करके काढ़ा के फॉर्म में यूज़ कर सकते हो। आप जो टर्मरिक टीज अवेलेबल हैं उस फॉर्म में यूज़ कर सकते हैं। तो इसके अंदर जो प्रॉपर्टी है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी इन नेचर है, एंटी बैक्टीरियल है, एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज़ है, जो आपकी हेल्थ को अच्छा रखने में मदद करती है। बहुत से सर्दी खांसी जुकाम जो बेसिक इन्फेक्शंस है उन्हीं से बचा लेती है, और इवन कैंसर तक को भी ट्रीट करने की ताकत इसके अंदर है। तो जैसे अगर हमारे चोट लग जाती है या कहीं पैर उठ जाता है तो कहते हैं हल्दी वाला दूध पी ले, तो ये उसका वही रीजन था। बिल्कुल, और इवन उसको क्रश करके अप्लाई भी किया जाता था लेप बनाकर, तो उस फॉर्म में भी वो यूज कर सकते हैं। प्रीवियसली यूज किया भी जाता था जब तक लोगों के पास कोई ऑइंटमेंट्स नहीं थे, तो इसी फॉर्म में वो अपने वुंड्स को हील अप करवाते थे, ठीक करवाते थे, क्योंकि इसके अंदर बहुत ताकत है और बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं जो हेल्प करती है वुंड हीलिंग में, एक्सटर्नली ऑल्सो एंड इंटरनली टू। तो हल्दी रोज ले सकते हैं? हाँ, हल्दी आप रोज ले सकते हो, हम खाने में खाते भी हैं। तो सुबह हल्दी वाला दूध पीना चाहिए, रात को पीना चाहिए? आपको डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी दूध टॉलरेट कर पा रही है नहीं कर पा रही है। जो लोग लैक्टोज इंटॉलरेंट होते हैं, जिन्हें दूध से ही दिक्कत होती है, उन कंडीशन के अंदर हम कोई भी टर्मरिक टी या फिर काढ़ा के फॉर्म में बॉईल करके दे सकते हैं। जो लोग दूध इजीली डाइजेस्ट कर पाते हैं, तो आपने इसे सुना भी होगा, गोल्डन स्पाइस कहा जाता है। तो हल्दी वाला दूध आप कभी भी पी सकते हो। नाइट टाइम में इसलिए दिया जाता है कि आप पूरी स्लीप अच्छे से ले पाओ, कोई बॉडी एक्स है या फिर थकावट है उसको ये दूर करती है, तो इसलिए मोस्टली आपने सुना होगा कि रात के समय में पिया जाता है। और हल्दी का पाउडर लेना चाहिए या जो कच्ची हल्दी आती है वो? देखो, जो भी अवेलेबल हो, इक्वली दोनों की प्रॉपर्टी सेम है। कच्ची हल्दी मिल जाए तो वेल एंड गुड, उसको आप क्रश करके बॉईल करके यूज कर सकते हैं, या फिर आप उसकी टर्मरिक टी बनाकर यूज कर सकते हैं, तो इस फॉर्म में यूज कर सकते हैं। अगर वो अवेलेबल नहीं है तो जो आपका पाउडर है वो भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और हल्दी ज्यादा लेने से गर्मी वर्मी भी होती है क्या? उसको आप एक नॉर्मल क्वांटिटी में लो ना। हमें ऐसा नहीं है कि सिर्फ हल्दी ले रहे हैं तो उसी को ले रहे हैं, उसके साथ बाकी स्पाइसेस हैं जो उसे बैलेंस करती है। जैसे लौंग हो गया, वो ठंडा होता है प्रॉपर्टी इन नेचर, तो अगर हम उसके साथ उसका डिटॉक्स ड्रिंक बनाते हैं तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे, और कुछ भी ऐसा नहीं होगा जो आप कंप्लेन बोल रहे हो कि कुछ लोगों में अगर ऐसा देखने को मिलता है, अदरवाइज नहीं मिलता। अगर आप अपने घर का वास्तु करना चाहते हैं या न्यूमरोलॉजी से जानना चाहते हैं अपने बारे में, कैसा रहेगा आपका आने वाला साल, कैसा रहेगा आपका करंट ईयर, तो आप हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और किसी स्पाइस के बारे में बताओ। दालचीनी है, उसकी भी एंटी बैक्टीरियल एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज है, इवन आपके बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करती है। तो जो लोग ओबीस हो रहे हैं, वजन बढ़ता चला जा रहा है, वो भी डिटॉक्स ड्रिंक बनाकर इसको यूज कर सकते हैं, अपने खाने में इसको इस्तेमाल कर सकते हैं, और अपनी डिशेस के अंदर इसे ऐड ऑन कर सकते हैं, इसका पाउडर ऐड ऑन कर सकते हैं। जिंजर हो गया, आप फ्रेशली अवेलेबल जिंजर अपने खाने में यूज कीजिए,
उसका ड्रिंक बना के यूज़ कर सकते हैं, या फिर उसका ड्राई फॉर्म जो आता है सौंठ के फॉर्म में, जो हम सुनते हैं जिंजर को ड्राई करके पाउडर किया जाता है, तो आप अगर अपने खाने में उसको यूज़ करते हो, आपकी डाइजेशन भी बेटर रहती है और आपको बेटर फील होता चला जाता है, कोई भी इश्यूज नहीं आते, गैस्ट्रिक ट्रबल्स नहीं आती, जॉइंट पेन नहीं होता। तो बहुत सी प्रॉपर्टीज हैं उसके अंदर भी। आपने 3-4 बार बोला डिटॉक्स ड्रिंक, हाँ। ये बनती कैसे है डिटॉक्स? डिटॉक्स ड्रिंक आप एक काढ़े के फॉर्म में बना सकते हो। तो हम मल्टीपल स्पाइसेस भी ले सकते हैं और सिंगल स्पाइस भी ले सकते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि बॉडी में ज़्यादा गर्मी ना हो, कुछ लोगों में माउथ अल्सर होना, गैस्ट्रिक इरिटेशन होना, कोविड के टाइम में आपने सुना भी होगा आयुष्वात इन ट्रेंड बहुत चला था, कुछ लोगों को बहुत अच्छा रखा, बट कुछ लोगों के मुंह में छाले भी हो रहे थे। तो हमें जब भी कोई डिटॉक्स ड्रिंक बनाना है तो हमें इस फॉर्म में लेना है कि जो भी आइटम थोड़ा गर्म है नेचर में, उसको बैलेंस भी साथ में करना है। तो अगर हम दालचीनी का यूज़ कर रहे हैं, हल्दी का यूज़ कर रहे हैं, तो साथ में आप छोटी इलायची, लौंग का इस्तेमाल भी उसके साथ में कीजिए, ताकि वो वहाँ पे बैलेंस आउट करे और उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशंस ना आए, और बल्कि आपको जो इफेक्ट आ रहा है वो और बेटर आए। तो हम इस तरीके से मिक्स करके बनाएंगे इसे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसको डिटेल में एक्सप्लेन करो। हमने गैस चालू करी, उससे पहले हमको कौन से मसाले किस क्वांटिटी में चाहिए? हाँ, तो अगर हमारे पास कच्ची हल्दी अवेलेबल है तो हम छोटा सा उसका पीस लेंगे, एंड जिंजर अवेलेबल है, जिंजर लेंगे, और साथ में आप एक छोटी इलायची एंड लौंग ले सकते हैं। इन सबको आप चाहो तो क्रश कर सकते हो, कूट सकते हो, या फिर ग्रेट भी कर सकते हैं। जैसे आपका जिंजर हो गया और हल्दी है, इसे तो हम ग्रेट कर सकते हैं इजीली। उसको आप पानी में डालोगे, बॉईल करोगे, जब पानी हाफ रह जाएगा उसको फिल्टर करके आप उस ड्रिंक को यूज़ कर सकते हैं। कुछ लोग गर्म पीना पसंद करते हैं तो गर्म पी सकते हैं, या फिर उसको ल्यूक वार्म करके या नॉर्मल टेम्परेचर पे भी अगर आप कंज्यूम करते हो तो सेम प्रॉपर्टीज रहती हैं और आपकी हेल्थ में बेनिफिट्स ही मिलेंगे और बेटर होती जाएगी आपकी हेल्थ। तो खाली पेट लेना है, किस टाइम पे लेना है? इसको आप कभी भी ले सकते हो, क्योंकि अगर हम बाउंडेशन डाल देते हैं खाली पेट ही पीना है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, हर टाइम हम सुबह उठ के ये काम नहीं भी कर पाते। तो अगर आप इवनिंग टाइम में फ्री हो, जब आप चाय पीते हो, चाय की रिप्लेसमेंट इससे कर दीजिए, वो भी बेटर रहेगा। नाइट टाइम में आप सोते टाइम भी पी सकते हो, बिल्कुल सोते हुए, ताकि आप रिलैक्स स्लीप ले सकें और आपका जो भी डाइजेशन है वो बेटर परफॉर्म करते रहे, और मॉर्निंग में उठ के आपकी इमोशन एकदम क्लियर हो। तो हम इसे इस तरीके से भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक, और इसकी कोई क्वांटिटी का भी कंट्रोल करना है कि दिन में 5 बार चाय पी सकते हैं या 3 बार ही पी? जो आप डिटॉक्स ड्रिंक है मोस्टली 1 से 2 बार पीजिए, उससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि एक्सेसिव किसी भी चीज़ का खराब होता है। तो चाहे वो डिटॉक्स ड्रिंक ही है तो हम इतना भी नहीं लेंगे कि वो कोई तकलीफ दे दे। तो मॉर्निंग में हाफ अ कप एंड इवनिंग में हाफ अ कप आप कंज्यूम कर सकते हो, या वंस अ डे भी पीते हो तो मोर देन सफिशिएंट। कितने टाइम तक लेना है? कितने टाइम तक लेना है, आप लाइफ टाइम पीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, जैसे आयुर्वेद में कहते हैं कि 21 दिन के बाद में ही चीजें चेंज होती है, उसके बाद में कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, एक ब्रेक ले लो, मतलब मैंने कई लोगों से सुना है। ऐसा कुछ होता है या फिर? देखो, ये हमारी नेचुरल हर्ब्स हैं जो आप खाने के अंदर स्पाइसेस रोज इस्तेमाल कर रहे हो, आज तक भी हमने खाई है। एज पर सीजन थोड़ी सी वेरिएबिलिटी करनी पड़ती है। जैसे गर्मी बहुत ज़्यादा है तो जिंजर की मात्रा कम कर दिया और लौंग की मात्रा बढ़ा दिया, ताकि वो बैलेंस आउट हो जाए, आपको कोई गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स ना दे, माउथ अल्सर्स ना हो जाए, पेट में जलन ना हो जाए। तो इस तरीके से हम बैलेंस आउट कर सकते हैं। ड्यूरिंग विंटर्स आप उसकी थोड़ी सी मात्रा बढ़ा सकते हो, तो आप यूज़ कर सकते हैं डेली बेसिस पे, ऐसा कोई साइड इफेक्ट नहीं है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, चैनल को करें सब्सक्राइब, और अगर आप चाहे तो हमारे नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जहां पर हम इन वीडियोस के क्लिप वर्जन डालते हैं, जहां पर आप 5-6 मिनट के अंदर ही बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और क्या किचन की चीजें जो हमारे को मदद कर सकती है? और किचन की चीज़ें आप जो सौंफ है, अजवाइन है, जीरा है, इसके अंदर भी बहुत अच्छी प्रॉपर्टीज़ हैं। आपकी डाइजेशन के लिए सबसे पहले ये यूज़ की जाती है। अगर आपको गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स बनती है या फिर एसिडिटी बहुत बन रही है, तो आप जीरा सौंफ को भिगोकर रात में पानी में छोड़ सकते हो, मॉर्निंग में उठ के आप उसे पी सकते हैं। मतलब ठंडा ही कंज्यूम कर लिया, उसको बॉईल नहीं किया, या आप मॉर्निंग में बॉईल किया, उसको हाफ छोड़ा और फिर बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे आने देंगे और फिर आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। तो ये भी अच्छे रिजल्ट्स आपको देते हैं, आपकी डाइजेशन को अच्छा रखते हैं, मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखते हैं। बेसिकली आपका अगर मेटाबॉलिज्म अच्छा चल रहा है तो काफ़ी बीमारियों से आप बच जाते हो, क्योंकि आयुर्वेद ये मानता है कि सारी जो बीमारी की जड़ है वो हमारे पेट में जुड़ी हुई है। अगर आपका गट हेल्दी है तो कोई भी बीमारी आपको छू नहीं सकती। तो गट को हेल्दी रखने के लिए हमें सारे काम करने पड़ेंगे सबको। एक गट डिटॉक्स या गट को हेल्दी रखने के लिए भी कोई ड्रिंक होती है? गट को हेल्दी रखने के लिए आप इन्हीं आइटम्स को यूज़ कर सकते हैं जो मैंने आपको बताई। आप जिंजर यूज़ कर सकते हैं, आप जीरा ले सकते हैं, साथ में सौंफ ले सकते हैं जो मोटी सौंफ आती है। तो ये कूलिंग एजेंट भी है हमारे पास में,
और इसके अंदर डाइजेशन प्रॉपर्टीज भी हैं। तो दोनों ही चीज़ें हैं जो मेटाबॉलिज्म को अच्छा रखती है। तो आप इसका ड्रिंक बना के यूज़ कर सकते हो रादर दैन कंज्यूमिंग टी, जो आपको एसिडिटी, गैस्ट्रिक कंप्लेंट्स और कुछ एज सच बेनिफिट्स नहीं देती। तो उसकी जगह अगर हम रिप्लेस करते हैं इस ड्रिंक से, तो डेफिनेटली आपको उसमें चेंजेस मिलेंगे अपनी रूटीन के अंदर, अपने मेटाबॉलिज्म में। आपकी जो कंप्लेंट्स, मोस्टली गैस्ट्रिक इश्यूज आते हैं जब सीजन चेंज होता है स्पेशली, तो वहाँ पे ये लड़ने में मदद करेगी आपको। जब आज से 7-8 साल पहले ना मुझे कमर की प्रॉब्लम आई थी, तो मुझे इंटरनेट से कुछ पता लगा कि काली जीरी लो और 4-5 चीज़ें और मिलाई, उसको भुन के रोज सुबह खाली पेट लेना होता था गर्म पानी के साथ में, उससे कमर दर्द सही हो जाएगी। तो ऐसा कुछ होता है कि दर्द वर्द के लिए भी कुछ होता है? आप बताओ अपने एक्सपीरियंस से, आपको कुछ बेटर फील हुआ था मुझे फर्क लगा था। हाँ, तो जो ये रेमेडीज होती है या हम घरेलू नुस्खे बोल देते हैं, पहले हम मानते थे कि बीमारी तक पहुंचे ही ना, तो इनिशियली हम घर पे ही अपना इलाज कर लेते थे, दादी माँ के नुस्खे हो गए या घर में ट्रीट किया जाता था। तो ये सारे आपके अक्यूट कंडीशंस, जब आपको बीमारी हो रही है शुरुआत में, ये बहुत अच्छा रोल प्ले करती है। ऐसा नहीं है क्रॉनिक डिजीजेस में काम नहीं करती, बट जब क्रॉनिक डिजीजेस बन जाते हैं उस टाइम पे एक प्रॉपर लाइन ऑफ ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। तो इनिशियली अगर हम डेली अपने रूटीन में इन आइटम्स को यूज करते रहें तो हम मोस्टली हेल्दी रहेंगे, हम बीमारी तक पहुंचेंगे ही नहीं, वहीं पे हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक सवाल निकल के आ रहा है, पिछले कुछ टाइम से एक ट्रेंड आ रहा है बीमारियों का, कैंसर जैसे आपने बात करी है, बहुत सारी बीमारियां जो पहले नहीं एग्जिस्ट करती थी इंडिया के अंदर। यूएस में उसका ट्रेंड था, ट्रेंड ही बोलूंगा इसका, पर इंडिया के अंदर अब धीरे धीरे वो चीज़ बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? जब हम वही स्पाइसेस खा रहे हैं, सब कुछ वही खा रहे हैं, फर्क क्यों पड़ रहा है? फर्क इसलिए पड़ रहा है क्योंकि हमारा लाइफस्टाइल बदल गया है। स्पाइसेस वही हैं, बट अब मोस्टली आप एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, सेडेंटरी लाइफस्टाइल में हम आ गए हैं, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, तो वो बहुत रोल प्ले करता है आपको बीमार करने में। हमें लगता है स्ट्रेस कुछ भी जो वर्ड हम इस्तेमाल करते हैं, स्ट्रेस किसी को किसी भी चीज़ का हो सकता है। मुझे कल एग्जाम में जाना है, मुझे परफॉर्म करना है, उस चीज़ का स्ट्रेस भी हो सकता है। घर पे ये दिक्कत हो रही है, उस चीज़ का स्ट्रेस भी हो सकता है। मेरा बच्चा अच्छे से पढ़ाई नहीं कर रहा, तो उसका स्ट्रेस भी हो सकता है। वर्क का स्ट्रेस हो सकता है, रिलेशनशिप का हो सकता है। बहुत सी चीज़ें हैं जिसका स्ट्रेस होता है। और जैसा एरा चल रहा है, ऑब्वियसली एक हमारा जो लाइफस्टाइल है इस तरीके का हो गया है, भागा दौड़ी चल रही है, फाइट फॉर मनी एंड पोजीशन चल रहा है। तो उस दौरान अगर हम अपनी बॉडी के सिग्नल्स को नहीं समझते हैं और हर चीज़ का हम स्ट्रेस लेते हैं, डिटॉक्स नहीं करते, अपने आप को स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश भी नहीं करते हैं, तो डेफिनेटली आपको बीमारियां होने वाली हैं। तो उससे हम नहीं बच सकते। तो फर्स्ट पॉइंट आपको क्या ध्यान रखना है कि स्ट्रेस फ्री रहने की कोशिश करना है। स्ट्रेस हर किसी को है, आपको भी होगा, मुझे भी होगा। पेशेंट्स हैं, आप डेली रूटीन में काम कर रहे हो, हर चीज़ को मैनेज करना है, बहुत सी चीज़ें एंगेज होती है। बट द पॉइंट इज, दिन में 1 घंटा अपने लिए ज़रूर निकालें। जो भी एक्टिविटी आपको पसंद है, आपको डांसिंग पसंद है, आपको गाने सुनना पसंद है, आपको टीवी देखना पसंद है, आपको कोई भी एक्टिविटी, कोई ड्राइंग करना या पेंटिंग करना पसंद है, उसको ज़रूर ऑप्ट कीजिए। 1 घंटा ज़रूर अपने लिए निकालिए। अगर आप उतना कर लेते हो तो आप स्ट्रेस से दूर रहते हो, एटलीस्ट डिटॉक्स कर पाओगे अपने आप को। थोड़ा सा आपका माइंड सेट चेंज होगा, आपको पॉजिटिव फील होगा, क्योंकि अगर आप ये सब चीजें करते हो तो आपको अच्छा फील होगा कि मैंने पूरे दिन में अपने लिए एटलीस्ट कुछ किया। तो अगर आप ये भी कर लेते हो तो स्ट्रेस से आप कोसों दूर रहोगे। ठीक है। और इसके लिए भी कोई आता है क्या दादी माँ का नुस्खा, स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए? रिलीफ रहने के लिए आप अश्वगंधा एक हर्ब है, उसका यूज कर सकते हो। तो आप उसका पाउडर बना के मॉर्निंग इवनिंग 1/4 चम्मच, आधा चम्मच कंज्यूम कर सकते हैं। जिन लोगों को नींद अच्छी नहीं आती, डिस्टर्ब स्लीप होती है, या फिर बॉडी में बहुत वीकनेस बनी हुई है, तो ये काफी अच्छा आपको हेल्प करेगा। क्वांटिटी कितनी है? आप दूध के साथ भी कंज्यूम कर सकते हैं। 1/2 टीस्पून से आप शुरू कीजिए, 5-6 ग्राम से ऊपर नहीं इनिशियली स्टार्ट। और टाइमिंग सुबह और शाम, खाने से पहले, खाने के बाद? खाने के बाद ले लीजिए, कुछ आप खा के उसको कंज्यूम कीजिए। आपको थोड़ा सा ये रिजुविनेशन देगा, और एक एंटीऑक्सीडेंट है, मेमोरी को बूस्ट अप करता है, स्ट्रेंथ देता है, स्ट्रेस रिलीवर है, तो आपको काफी बेनिफिट मिलने वाला है इससे। आप यूज कर सकते हैं इसे। अश्वगंधा की बात करिए तो शिलाजीत से क्या होता है? क्योंकि अभी क्या हुआ, मेरे को कोई शिलाजीत की कहीं से गिफ्ट आया, तो उन्होंने कहा ये लो, ये हो जाएगा, तो आपकी एनर्जी बढ़ जाएगी बॉडी की। तो मैंने शिलाजीत लेना शुरू किया। 2 दिन ही मैंने लिया है, मुझे लगा मेरी स्लीप डिस्टर्ब हुई है, मतलब मैं नहीं सो पा रहा था ढंग से, और मेरे माथों पे दाने होने शुरू हुए, बॉडी में गर्मी बढ़नी शुरू हो गई। तो क्या चीज़ खराब है? क्योंकि मैंने तो बहुत सुना था, पर मैंने जब पहली बार इसको यूज़ किया तो मेरा एक्सपीरियंस खराब रहा। देखो, डिपेंड करता है, वही जैसे मैंने आपको बोला कि किस सीजन में हम उसका इंटेक कर रहे हैं, किस फॉर्म में इंटेक कर रहे हैं, रिफाइंड फॉर्म में है या नहीं है।
या इवन आजकल पाउडर्स, कैप्सूल्स के फॉर्म में, गमीज के फॉर्म में भी अवेलेबल है। तो हमेशा हमें कंसल्ट करते हुए इसको स्टार्ट करना है। इसकी प्रॉपर्टीज़ है, मल्टी मिनरल्स हैं इसके अंदर, और आपकी बॉडी को स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करती है, वीकनेस को दूर करती है। मोस्टली हम मेल सेक्सुअल डिजीजेस के अंदर इसके बारे में सुनते हैं, बट ऐसा नहीं है कि ये फीमेल्स के लिए कुछ बेनिफिट नहीं रखती। ये ओवरऑल हर एक ह्यूमन बॉडी पे अच्छा काम करती है। एक आप मान लीजिए एक सप्लीमेंट के तौर पे वर्क करती है, आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो आपने अगर बहुत गर्मी के अंदर इसको स्टार्ट किया था या चेंजिंग वेदर में किया था, तो मोस्ट प्रॉब्ली वो सिम्टम्स आपको देखने को मिल रहे हैं जो आप बता रहे हो, दाने हो गए या नींद डिस्टर्ब हो गई, घबराहट बनी। तो मतलब हर टाइम नहीं लेना चाहिए इसको? आप इसकी डोजेज को डिसाइड कर सकते हैं, और स्पेशली जब चेंजिंग वेदर है उसमें कोई भी ड्रग एकदम से इंट्रोड्यूस मत करो। उसकी माइक्रो डोजिंग से स्टार्ट करो, थोड़ी थोड़ी डोज से स्टार्ट करो, बॉडी अडेप्ट करेगी। वंस और ट्वाइस अ वीक से आप शुरू करो, फिर आपको लगता है तो ऑल्टरनेट डे पे आप इसको लीजिए। और फिर हाँ, अगर हम डेली भी लेना चाहें तो कोई ऐसा नुकसान नहीं है, बट हमें ध्यान में रखते हुए अपने बॉडी टाइप को उसको कंज्यूम करना है। तो स्पेशली क्योंकि विंटर्स एक हेल्दी सीजन माना जाता है, जब हर चीज़ इजीली डाइजेस्ट हो जाती है, आपका मेटाबॉलिज्म बहुत हेल्दी है, एक हेल्दी सीजन माना जाता है, कोई बीमारियां ज़्यादा देखने को नहीं मिलती। बट अगर हम आजकल की बात करें, क्योंकि अब सीजन चेंज हो रहा है, रेनी से अब हम ऑटम की तरफ जाएंगे कुछ समय में, जब आपका ये नवरात्रे वाला फेज आता है तभी फास्टिंग की जाती है। तो इस टाइम पे आप कॉशियस होते हुए चीज़ों को ऐड ऑन कीजिए, एकदम से रैंडमली मत कुछ भी ऐड ऑन करो। तो अगर आप कॉशंस के साथ ऐड ऑन करते हो, आपको ये कोई भी दिक्कतें नहीं मिलेगी देखना। ठीक है। अब हमने पहले भी बात करी कि कैंसर, क्योंकि मेरे को उसको थोड़ा डिटेल में जानना है कि ये हम लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हैं, मसाले फॉलो कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, पर फिर भी लोगों को कैंसर हो रहा है। मैंने देखा है इनफैक्ट कि आजकल कैंसर ट्रेंड में है और हेल्दी लोगों के साथ भी हो रहा है, जिसको हम कहते हैं कि बंदा जिम जा रहा था भाई, हेल्दी खाना भी खा रहा था, येट उसको कैंसर हो गया। तो क्यों हो रहा है, उसके पीछे का रीजन क्या है? बेसिकली अगर हम बात करें कैंसर की, जो बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है, ज़रूरी नहीं है कि आप अनहेल्दी लाइफस्टाइल ही जी रहे हो तभी ये होगा। वो एक ट्रिगर है, वो एक मतलब जो लोग अनहेल्दी लाइफस्टाइल में रह रहे हैं वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं, बट ऐसा नहीं है जो लोग हर चीज़ अच्छा फॉलो कर रहे हैं बट फिर भी बन जाता है। तो स्ट्रेस, जैसे मैंने आपको एक बेसिक रीज़न बताया, वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है हर एक बॉडी फंक्शन को डिस्टर्ब करने में। क्योंकि अगर हम कैंसर की बात करें तो नॉर्मली जो फिनोमेना है हमारी बॉडी में, हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सेल्स हैं वो डेली बेसिस पे ग्रो करते हैं। एक समय आता है जब वो मर जाते हैं और वो बाहर निकल जाते हैं अपनी जगह से। बट कैंसर के साथ क्या होता है कि सेल का डीएनए ही बदल जाता है। अब वो ट्रिगर कुछ भी हो सकता है, वो एडिक्शन भी हो सकता है, स्मोकिंग एंड अल्कोहल, स्ट्रेस भी हो सकता है, जेनेटिक्स भी हो सकता है, मतलब आपकी फैमिली में जीन्स में था कैंसर तो आगे आने के चांसेस हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सब में हो, बट जैसे मैंने आपको बोला प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है तो वो एक कारण है कैंसर ज़्यादा देखने को जो मिल रहा है। एडल्ट्रेशन है खाने के अंदर, हम जो ज़्यादा जंक फूड का यूज़ कर रहे हैं वो एक बहुत मेजर कारण है, क्योंकि मैक्सिमम लोगों का गट खराब रहता है और हमें पता भी नहीं चलता। आपको अगर लगता है कि आपको बार बार मोशन जाना पड़ रहा है, एक बार में पेट साफ नहीं हो रहा है, तो वहाँ पर आप कोलाइटिस के शिकार हैं, वहाँ आपके इंटेस्टाइन्स में स्वेलिंग आ रही है और आपका गट डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो गया। और यही धीरे धीरे आपके मेंटल सिम्टम्स तक जाता है और आपकी बॉडी को इफेक्ट करता है और सारी बीमारियों को जनरेट करता है। तो जैसा मैंने आपको पहले भी बोला कि गट का हेल्दी रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम गट संभाल लेते हैं तो काफ़ी बीमारियों से हम वैसे ही बचते चले जाते हैं। ठीक है, तो अर्ली साइंस क्या है कि कोई कैसे पता लगा सकता है कि उसको कैंसर हो रहा है? देखो, मोस्टली जो केसेस डायग्नोस होते हैं या पता चलता है वो 3rd-4th स्टेज पे आके ही मालूम चलता है। तो वो बहुत ही मुश्किल हो जाता है उसको ट्रीट करना भी, डील करना भी। पेशेंट की बॉडी में ना तो स्ट्रेंथ बची होती है, कैंसर इतना ज़्यादा फैल चुका होता है, आपके वाइटल ऑर्गन्स को कवर कर चुका होता है, क्योंकि वहाँ तक वो फैल चुका है। चाहे आपका लिवर हो, चाहे आपका ब्रेन हो, चाहे आपका किडनीज है, पूरे ऑर्गन्स पे भी इम्पैक्ट आना स्टार्ट होता है। सबसे पहला जो मेटास्टेसिस शुरू होता है आपके लिवर और लंग्स में स्टार्ट होता है, तो ये बहुत जल्दी इम्पैक्ट होने लगते हैं, चाहे आपका वो कैंसर कहीं का भी हो। तो अर्ली स्टेज में अगर ये डायग्नोस हो जाता है और प्री कैंसरस स्टेज में पता चल जाता है, मतलब जब होने की तरफ है, अगर वहीं पे हमें सिग्नल मिल जाता है या हम अवेयर हो जाते हैं या उसी टाइम डायग्नोस हो जाता है, तो आपका जो बीमारी का प्रोग्नोसिस है वो अच्छा हो जाता है। मतलब कि आपकी बीमारी को हम अच्छे से ट्रीट कर पाते हैं और पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ भी बचता है और जितने भी ट्रीटमेंट्स हैं वो उस पर परफॉर्म कर सकते हैं। तो अर्ली जो साइंस एंड सिम्टम्स है उसको निगलेक्ट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स आते हैं क्योंकि बॉडी में कैंसर कहीं भी हो सकता है। आपने सुना भी होगा, ओरल कैंसर है, माउथ में हो जाता है, लंग्स में पहुंच जाता है, लिवर में पहुंच जाता है, पैनक्रियास है,
और इवन आपका ब्रेन ट्यूमर्स है, तो कोई भी ऑर्गन को वो छोड़ता नहीं है आसानी से, चाहे बोन्स हो आपके, कहीं भी वो फैल जाता है या वहीं से इनिशिएट हो जाता है। तो अगर हम चाहते हैं कि वहाँ तक ना चीज़ें पहुँचे और प्री कैंसरस स्टेज पे ही चीज़ें डिटेक्ट हो जाए, तो हमें कुछ डेली रूटीन के अंदर या अपने एक रेजिमेंट के अंदर नॉर्मल जो चेकअप्स है उसको ऐड ऑन करना पड़ता है। अगर हम फीमेल्स की बात करें, और जैसे हमने देखा भी है कि ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप हॉलीवुड बॉलीवुड एक्ट्रेसेस के अंदर अगर देखो तो बहुत ज़्यादा हो गया, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज तो वो करते हैं बट उनके जो शेड्यूल है, स्लीप पैटर्न्स उतने अच्छे नहीं पाए जाते, स्ट्रेस भर भर के है, तो वहाँ पे ये बहुत ज़्यादा हो गया। और बहुत से और भी कारण है जिसकी वजह से ब्रेस्ट कैंसर बहुत ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा है। लेट मैरिजेस होना, लेट कंसेप्शन होना, अर्ली आपके पीरियड्स का स्टार्ट होना, लेट पीरियड्स का बंद होना, हार्मोनल चेंजेस आना, उसकी वजह से भी ब्रेस्ट कैंसर कॉमनली देखने को मिल जाता है। तो ये बहुत सारे रीजंस है जो कैंसर की तरफ जा रहे हैं। तो अगर हम चाहते हैं इनका अर्ली डायग्नोसिस हो, अगर हम ब्रेस्ट कैंसर की ही अभी इनिशियली बात कर रहे हैं, तो फीमेल्स को अपना डेली रूटीन के अंदर ब्रेस्ट की एग्जामिनेशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई वहाँ पर गांठ तो नहीं बन रही है, क्योंकि लेमैन टर्म में हम गांठ ही बोलते हैं, जो हर एक एरिया की फीमेल को समझ में आती है और लोग बहुत अवेयर भी हैं अब इस चीज़ को लेकर। तो अगर आपको कोई छोटी सी गांठ भी लग रही है जो मे बी पेनलेस है इनिशियली, तो आपको निगलेक्ट कभी नहीं करना, डॉक्टर से ज़रूर मिलना है। कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो इनिशियली ही सॉल्व हो जाती है, जैसे फीमेल्स के अंदर फाइब्रो एडिनोमा यंग एज में गांठें बनती है, बट उसको सर्जिकली निकाल भी दिया जाता है और मेडिसिन से भी वो सॉल्व हो जाती है। बट वही गांठ अगर लंबे समय तक वहाँ पर रहती है और उसका स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है, या वहाँ से आपके निपल से कोई सिक्रीशंस हो रही है, वहाँ से वाटरी डिस्चार्ज हो रहा है या ब्लड आ रहा है, तो वो अलार्मिंग साइंस होते हैं और इनिशियली यहीं से शुरुआत होती है जिसे हम निगलेक्ट कर रहे होते हैं। तो ईयरली आप अपना मैमोग्राम की तरफ, जब आपकी एज बढ़ती चली जा रही है, अपना एक रूटीन बना लो, ब्लड टेस्ट जरूर रन कीजिए, सेल्फ एग्जामिनेशन जरूर कीजिए, क्योंकि सेल्फ एग्जामिनेशन से आपको डॉक्टर तक समय पर पहुंचने में मदद मिलती है। और जितना इनिशियल स्टेज पे ये पता चल जाता है, उतना आपका ट्रीटमेंट ईजी हो जाता है और पेशेंट की लाइफ आगे के लिए अच्छी रख सकते हैं। तो एक तो ये हो गया। अब अगर आपके मुंह में छाले बन रहे हैं, 15-20 दिन हो गए ठीक नहीं हो पा रहे, उसके अराउंड वाइट से पैचेस बन रहे हैं और आपका मुंह खोलने में दर्द हो रहा है या माउथ ओपनिंग कम हो गई है, वाइटिश पैचेस बन गया वहाँ पे, और पेनफुल भी है, खाना खाने में जल रहा है और वो हील अप नहीं हो पा रहा, तो कोई भी घाव जो लंबे समय तक भर नहीं पा रहा, उसके लिए आप अवेयर हो जाइए, डॉक्टर से ज़रूर मिले, निगलेक्ट नहीं कीजिए। और ओरल हाइजीन को मेंटेन करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा हम इंडिया में निगलेक्ट क्या करते हैं, ओरल हाइजीन। क्या डेंटिस्ट के पास जाने की ज़रूरत है, क्यों जाना है, क्या फ़र्क पड़ता है। बट अगर हम इतने अवेयर रहते हैं इनिशियली, क्योंकि लोग बहुत सारे एडिक्शंस में होते हैं, स्मोकिंग है, टबैको चूइंग है, उसकी वजह से जब वो एक जगह पड़ा रहता है, टबैको अगर चूअर है उसकी अगर हम बात करें, तो एक जगह जब वो रहता है, वो कांस्टेंट इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन कॉज करता है। तो कहीं पे भी कांस्टेंट इरिटेशन इन्फ्लेमेशन किसी भी कारण से हो रही है, वो वहाँ के सेल्स अपनी जो प्रॉपर्टीज है उसको बदलना स्टार्ट करते हैं और उसकी वजह से कैंसर सेल्स के डेवलपमेंट होनी स्टार्ट हो जाती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट है इन एडिक्शन से दूर रहना पहले, बट जो लोग ऑलरेडी इसमें हैं उनको भी अवेयर रहना है कि अगर ऐसा कुछ बन रहा है तो ये टाइम टू क्विट है, क्योंकि अब भाई आप बहुत आगे पहुंच चुके हो, अब लाइफ के साथ नहीं खेला जा सकता, तो आपको वो ध्यान रखना है। मैं आपको पहले माउथ कैंसर के क्वेश्चन है मेरा कि मेरे ये वाले दांत पे कैप लगी हुई है, तो जब कैप लगी तो सब कुछ सही चला। कुछ टाइम के बाद में मैं इंजीनियरिंग कर रहा था उस टाइम पे, तो मेरे दांत के ऊपर पस बननी शुरू हो गई। तो मेरे भैया ही है डेंटिस्ट, तो मैंने उनको कॉल किया, मैंने भैया ये हो रहा है, भैया ने दवाई बताई, कहता है ये खा ले हो जाएगा सही। तो बेसिकली कैप के साइड इफेक्ट कह रहे थे वो इनिशियल टाइम पे हो गए, ठीक है। अब मेरे को आदत पड़ गई कि जब पस होगी तो गोली खा लूंगा, जब पस होगी तो गोली खा लूंगा, तो मेरा वो होना शुरू हो गया। तो मेरे को किसी दोस्त ने बोला कि भाई ये दवाई पे थोड़ा जिंदगी जिएगा, तो मेरे दिमाग में आ गया, मैंने छोड़ दी। वो पस बड़ी 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 मेरा होठ ऐसा खुल गया। अब एक दिन मेरे को रियलाइज हुआ, मैंने कहा यार ये तो मैं खुद ही गलत कर रहा हूँ। अब मैं डॉक्टर के पास जाने से पहले मैंने ऐसे हाथ मार के खुद ही फाड़ दिया। जब मैंने फाड़ा देखा सही हो गया उसके बाद, तो मेरे को एक और नया पैटर्न पता लग गया, दवाई खाने की जरूरत नहीं है, ऐसे हाथ मारो काम हो जाता है। तो मतलब ये मान के चलो मुझे 4 साल के अंदर कम से कम ये चीज़ 10 से 12 बार हुई। उसके बाद मैंने रियलाइज किया इंजीनियरिंग के बाद मेरे दांत के पीछे की साइड पे कुछ टाइट टाइट सा बन रहा है। मैंने इंटरनेट पे सर्च मारा, कहा था भाई माउथ कैंसर है। मैं भुगला गया, मैंने कहा भाई ये क्या चीज़ है। तो फिर अब छोटे होते हो, घर वालों को नहीं बताते हो, घबरा भी जाते हो,
तो मैंने छोड़ दिया। मैं कहा कैंसर होगा तो बढ़ जाएगा, ना बढ़ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। तो मैंने क्या किया, इंजीनियरिंग के बाद में, इंजीनियरिंग के एंड में ही मैंने अपनी कैप चेंज करवा ली। तो उन्होंने बोला कैप का कुछ इशू था, इस चक्कर में हो रहा था, कैप चेंज कराई। उसके बाद से मुझे कभी बस नहीं पड़ी, सब कुछ सही हो गया। बट मेरे पीछे, दांत के पीछे अभी भी वो टाइट सा गोला है। तो क्या ऐसी चीजें, कुछ मुंह के अंदर कुछ चीजें जो लंबे टाइम तक है, छाला था वो छाला जम गया है, या कई लोगों को मैंने यहाँ देखा है, यहाँ पे कहते हैं कि मेरे यहाँ पे गांठ टाइप भरी हुई है और वो बढ़ या घट नहीं रही है, वैसे ही वैसी पड़ी है, तो क्या वो भी नेगेटिव चीजें हो सकती है? देखो, जैसे मैंने आपको इनिशियली भी बोला कि कांस्टेंट इरिटेशन एंड इन्फ्लेमेशन आगे कैंसर तक पहुंचा देती है। तो हमें कभी भी निग्लेक्ट नहीं करना, अपने आप डॉक्टर नहीं बनना है। डॉक्टर के पास आप विजिट कीजिए, क्योंकि जैसे आपके केस में आपने बताया कि कैप की वजह से इरिटेशन था, तो इनिशियली कोई भी फॉरेन बॉडी जब हम कैपिंग करवाते हैं या फिर कोई भी प्रोसीजर करवाते हैं, वो डाली जाती है, तो कई सारी चीज़ें देखने को मिलती है। तो इरिटेशन भी हो सकता है, एडजस्टमेंट उसको होने में टाइम लगता है, तो आप डॉक्टर से मिलिए, वो उसको करेक्ट करने में हेल्प करेंगे आपको। तो खुद से ऐसे सेल्फ मेडिकेशन नहीं करना किसी के बोलने पे, खुद से कोई भी ऐसा प्रोसीजर नहीं करना जिसकी वजह से आपको आगे कुछ भुगतान करना पड़े। तो डॉक्टर से मिलिए, एक्सपर्ट से मिलिए, वो आपकी हेल्प जरूर करेंगे। अगर वहाँ नहीं हो पा रहा है तो और डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए, बट अपने आप सेल्फ मेडिकेशन मत कीजिए, क्योंकि आपने उसको हल्के में लिया, वहाँ पे चीज़ें ठीक हो गई, बट हो सकता है वो रिलैप्स कुछ चीज़ें क्रिएट कर दे। तो बेटर है गो फॉर द एक्सपर्ट रादर देन अपनी सेल्फ मेडिकेशन करना, तो वो आपको ध्यान रखना है। और आगे बढ़ते हैं दूसरी टाइप ऑफ कैंसर। अगर हम लंग कैंसर की बात करें, तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, हुक्का का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, कांस्टेंट इरिटेंट आपकी बॉडी के अंदर जा रहा है, स्मोक भी साथ में जा रही है, तो लंग्स के अंदर इरिटेशन बार बार बन रहा है और वहाँ पे कैंसर डेवलप होना स्टार्ट हो जाता है। तो अगर हम उस इरिटेंट को पहले ही वहाँ से हटा देते हैं तो वहाँ तक नहीं पहुँचेंगे। तो हमें ये ध्यान रखना है। और ये सबसे मेजरली मिलने वाले कैंसर्स में से है लंग कैंसर, बहुत ज़्यादा देखने को मिल जाता है। कोई केमिकल की वजह से भी मिल जाता है, केमिकल एक्सपोजर। कुछ लोग ऐसी फैक्ट्रीज में काम करते हैं जहाँ डेली केमिकल के साथ आपको एक्सपोजर हो रहा है। तो जब भी आप वहाँ पे काम कर रहे हो, अगर आप अपना प्रोफेशन नहीं बदल पा रहे हैं, तो कुछ चीज़ों की प्रिकॉशंस रखनी है। मास्क पहनिए कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ना आए, ताकि एकदम से आपके इनहेलेशन के अंदर वो ना जाए। थोड़ा हम प्रिवेंट कर सकते हैं उस चीज़ को, तो ये चीज़ों का हमें ध्यान रखना है। ठीक है, तो अगर मैं, आपने हुक्के की बात करी, आजकल वेप नाम की चीज़ चल रही है। लोग कहते हैं भाई हुक्का, फ्लेवर्ड हुक्का और वेप, ये सिगरेट नहीं होती है, इससे कुछ नहीं होता है, इसमें तम्बाकू नहीं है, इससे कभी कैंसर नहीं होगा। तो ऐसा है? देखो, कोई भी एडिक्शन खराब है, चाहे चाय की हो, चाहे वेपिंग की हो, चाहे अगर हम कोई ऐसी एक्टिविटी डेली रूटीन के अंदर कर रहे हैं जो एडिक्शन बन गया है। तो अगर हम वेपिंग की बात करें तो उसके अंदर आपका जो इनहेल हो रहा है, वेपर्स तो जा रहे हैं, चाहे निकोटिन के फॉर्म में जा रहे हैं, आप इनहेल कर रहे हो, कोई ना कोई केमिकल आप इनहेल कर रहे हैं। वो ही अगर आप कॉन्टिन्यूस रूटीन के अंदर लाते हो तो वो भी इरिटेशन कॉज कर सकता है। तो ऐसा नहीं है कि एक के साइड इफेक्ट हो सकता है, कम हो ज़्यादा हो, बट जब गलत है तो साइड इफेक्ट तो है ही। तो हम प्रमोट नहीं कर सकते उस चीज़ को, क्योंकि एडिक्शन चाहे अल्कोहल के हो, चाहे चाय के हो, वो आपको किसी ना किसी बीमारी तक लेकर ही चली जाती है। तो डेफिनेटली टाइम टू क्विट, क्योंकि हम उससे ज़्यादा चीज़ों को खराब होने नहीं दे सकते। और जो पॉल्यूशन है उससे भी कैंसर हो सकता है? पॉल्यूशन में देखो, आप हर टाइम अपना प्लेस नहीं बदल सकते। कुछ टाइम ऐसा होता है, दिवाली का फेज है, जब बहुत ज़्यादा पोल्यूशन हो जाती है, बहुत ज़्यादा इरिटेंट्स आपके एनवायरनमेंट के अंदर है, पोलन ग्रेन्स है, बहुत कुछ होता है जिससे हमें रेस्पिरेटरी इश्यूज बनते हैं। तो उस टाइम पे भी आपको क्या ध्यान रखना है, अपने नॉस्ट्रल्स को मॉइस्ट रखते हुए ऑयल, मेडिकेटेड ऑयल्स आते हैं वो लगाइए, मास्क वेयर कीजिए ताकि डायरेक्ट इनहेलेशन ना हो। घर के अंदर एयर प्योरीफायर्स आप लगा सकते हो, उतनी प्रिकॉशन रखनी है। जो लोग मेट्रो सिटीज़ के अंदर रह रहे हैं या उनका घर ऐसा है इंडस्ट्रियल एरिया के पास और बदलना पॉसिबल नहीं है, तो ये प्रिकॉशंस आप रख सकते हो। घर को अच्छे से वेंटिलेटर रखने की कोशिश करना है, मतलब कि आप कुछ कुछ टाइम में सफाई कीजिए और डोर्स को ओपन रखिए, मॉइस्चर को अंदर ना आने दीजिए, क्योंकि कभी कभार कुछ ऐसे इन्फेक्शंस है जो आगे लंग कैंसर में कन्वर्ट हो जाते हैं, क्योंकि बेसिकली इट इज़ एन इरिटेशन। तो इरिटेशन किसी केमिकल से भी हो सकती है, किसी पोल्यूटेंट से भी हो सकती है, किसी एलर्जन से भी हो सकती है। तो ये प्रिकॉशंस आप रख सकते हैं। अगर हम मोस्ट कॉमनली देखें, फीमेल्स के अंदर सर्वाइकल कैंसर भी बढ़ता चला जा रहा है, बट अब उससे ज़्यादा केसेस ब्रेस्ट कैंसर के बढ़ गए हैं। तो सर्वाइकल कैंसर के पीछे जो बेसिक रीज़न है वो एक वायरल इन्फेस्टेशन है, HPV वायरस है, जो सर्वाइकल कैंसर तक भी लीड कर देता है। तो उसकी वैक्सीनेशन भी आ चुकी हैं, तो एक एज पे उसको आपको वैक्सीनेट होना इम्पॉर्टेंट है।
अगर आप वैक्सीनेशन करवा लेते हैं तो उस कैंसर से आप प्रिवेंट कर सकते हैं। इसके जो बेसिक सिम्टम्स देखने को मिलते हैं या अर्ली सिम्टम्स अगर हम मान ले, अगर आपकी वेजाइनल ब्लीडिंग एबनॉर्मल हो रही है अदर दैन योर पीरियड्स, अगर आपको फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, इंटरकोर्स के बाद ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर यूरिनेशन के टाइम कोई ब्लीडिंग हो रहा है, या पेनफुल हो गया है आपका यूरिनेशन, तो आगे चलकर वो ये अर्ली साइंस हो सकते हैं सर्वाइकल कैंसर के, और आगे चलकर ये मेजर स्टेजेस के अंदर पहुंच सकता है। तो हमें वहीं पे अवेयर होना है जहाँ भी आपकी बॉडी में से एबनॉर्मल ब्लीडिंग हो, चाहे आपको ब्लड की वॉमिट हो रही है, यूरिन से ब्लड आ रहा है, मोशन से ब्लड आ रहा है, और कोई भी पेन नहीं है और कोई एसोसिएटेड बीमारी नहीं मिल रही, कोई गैस्ट्रिक इश्यूज नहीं है, कोई वहाँ पर आपको मोशन करते हुए कोई ऐसा दिक्कत नहीं हो रही, बट फिर भी ब्लीडिंग हो रहा है, यूरिन में से भी ब्लड आ रहा है, कोई स्टोन नहीं है, तो आपको अवेयर होना ज़रूरी है, डॉक्टर से मिलना ज़रूरी है, क्योंकि एबनॉर्मल ब्लीडिंग आगे जो है कैंसर तक लीड कर जाती है, क्योंकि ये अर्ली साइन एंड सिम्टम होता है, तो हमें निग्लेक्ट नहीं करना है उसे। अब एक लाइफस्टाइल बताओ जिसको फॉलो करके हम प्रिवेंशन कर सकते हैं अपना कैंसर से, कि मतलब हम बचे रहे कि हमको हो ना। आप अगर लाइफस्टाइल की बात कर रहे हो तो लाइफस्टाइल के अंदर डेली रूटीन में एक्सरसाइज करना बहुत इंपॉर्टेंट है। 80% इज योर डाइट, जो आप खा रहे हो, जो चीज़ें हम इनटेक कर रहे हैं वही एनर्जी हमारी बॉडी तक जा रही है। और थर्ड है आपका स्ट्रेस फ्री रहना। मेंटली जितने आप हेल्दी हैं फिजिकली साथ में उतना हेल्दी आप रहोगे, क्योंकि अगर मेंटल हेल्थ अच्छी नहीं है तो डेफिनेटली कुछ ऐसी बीमारियां हैं जो आपकी बॉडी के अंदर देखने को मिल जाती है, जिन्हें हम साइकोसोमैटिक डिसऑर्डर्स में बोल देते हैं और पल्ला झाड़ लेते हैं। बट जो आपका डिप्रेशन है, एंजाइटी है, वो क्या है? वो आपके गट से ही स्टार्ट होता है। अगर आपका गट हेल्दी नहीं है, मोशन अच्छे से नहीं आ रही है, गैस्ट्रिक ट्रबल बनी हुई है, नींद नहीं आ रही है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ तक लेकर जाती है। तो अगर हम चाहते हैं कि हम हेल्दी रहें और बीमारियों से दूर रहें, तो अपनी डाइट को ठीक करने का टाइम आ गया है। फाइबर आप अच्छे से डाइट के अंदर लीजिए, पानी की मात्रा अच्छी रखिए, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड ऑन कर दीजिए, सैलेड्स ऐड ऑन कर दीजिए। जितना भी आपका रिफाइंड शुगर है, रिफाइंड फूड्स है, वो अपनी डाइट में से निकाल दो। वंस इन अ वाइल चलता है, बट डेली बेसिस पे नहीं हम इंटेक करेंगे। साथ के साथ एक्सरसाइज डेली रूटीन के अंदर करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपको, जैसे मैंने पहले बोला था, आपको स्विमिंग पसंद है, साइकिलिंग पसंद है, भागना पसंद है, डांस करना पसंद है, कुछ ना कुछ ऑप जरूर करो, क्योंकि फिटनेस के लिए हमें डेली रूटीन के अंदर मोबिलिटी जरूर चाहिए। तो किसी भी फॉर्म में हम ले सकते हैं, चाहे वॉक करो, वो भी एक्सरसाइज है, बट कुछ ना कुछ करो, सिर्फ बैठे नहीं रहना, क्योंकि आधी बीमारियां हमारी सेडेंटरी लाइफस्टाइल के साथ देखने को मिल जाती है, एड ऑन वेट के साथ मिल जाती है, बहुत सी बीमारियां हैं, तो उससे हम कोसों दूर रहते हैं। तो ये अगर हम फॉलो कर लेते हैं, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा रखते हैं और हॉबीज को ऑप्ट करते हैं, तो डेफिनेटली हम हेल्दी रहने वाले हैं। ठीक है, तो मैं ना कोची गया था रिट्रीट पे, तो वहाँ मुझे भी आयुर्वेद को थोड़ा एक्सपोजर मिला, बहुत कुछ मिला। तो उन्होंने एक्सरसाइज के बारे में स्पेसिफिकली भी कुछ चीज़ बोली थी कि एक्सरसाइज डजंट मीन जिम, और मेरे को उनकी बातों से ऐसा लगा वो जिम से बहुत किल से उबड़े हैं। उन्होंने कहा जिम तो करना ही नहीं चाहिए, जिम से बेकार कोई चीज़ नहीं है, आप योगा वोगा करो, जिम बेकार है। उन्होंने बोला एक्सरसाइज इतनी करनी है बस पसीना निकल जाए, जहाँ पसीना निकल जाए, चाहे आपका 2 मिनट में निकल रहा है, 5 मिनट में निकल रहा है, या 10 घंटे में निकल रहा है, तब आपको स्टॉप कर देना है। तो क्या एक्चुअली ऐसा होता है आयुर्वेद के हिसाब से? देखो, आयुर्वेद में एक्सरसाइज के लिए बोला है कि आपकी बॉडी में जितनी स्ट्रेंथ है उसके हाफ तक आप एक्सरसाइज कर सकते हो। मतलब जब आप बहुत ज़्यादा थकने वाले हो उससे पहले उसको छोड़ दो। तो डिपेंड करता है हर किसी के लिए स्टेमिना कितना है। आप शुरुआत में शुरू करोगे तो 5-10 मिनट में भी थक जाओगे। कुछ लोग 1-1 घंटा भी एक्सरसाइज करते हैं, 45 मिनट्स भी करते हैं, तो उनकी बॉडी पे डिपेंड करता है। और जिम का जो अगर हम बात करें तो जिम में ये है कि अगर हम डेली रूटीन में आगे लाइफ टाइम उसको रखना चाहते हैं तो वो फाइन है, बट हमने कुछ टाइम के लिए मसल ट्रेनिंग किया, फिर छोड़ दिया, फिर गेन किया, फिर लीन हुए, तो वैसा नहीं करना। उसको फिटनेस रेजिमेंट के अंदर, शेड्यूल के अंदर अगर आप लाते हो तो वो खराब नहीं है। उसको आप किस तरीके से कर रहे हो, आप कार्डियो कर रहे हो, आप स्ट्रेंथ ट्रेनिंग कर रहे हो, या फिर आप किस पर्पज से जा रहे हो, या सिर्फ मसल मास बढ़ाने के लिए जा रहे हो, तो वो डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से उसको कर रहे हैं। और अगर आप कोई और भी एक्सरसाइज कर रहे हो जहां आपको लगता है मैं थक रहा हूँ, या आप योगा प्राणायाम भी कर रहे हो, रनिंग भी कर रहे हो, जहां आपको लग रहा है मैं बस थकने वाला हूँ, थोड़ा पुश देखो डेली बेसिस पे आप करोगे, एक्सरसाइज का फायदा तभी है, बट एक फेज के बाद जब आपकी बॉडी में उतना स्टेमिना है। अब कोई बीमार है, आप उसको 1 घंटा 2 घंटा एक्सरसाइज करवाओगे तो और वीक हो जाएगा, थकावट होगी, साइड इफेक्ट्स आएंगे, बहुत सी कॉम्प्लिकेशंस आएगी। तो आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ को देखते हुए आपको काम करना है, अपनी डाइट को अच्छा रखना है। तो अगर आप इस तरीके से फॉलो करोगे तो कुछ नहीं होने वाला, फिट ही रहोगे।
तो वेट लॉस के लिए भी कुछ कर सकते हैं क्या? जैसे मेरे को तो एक बंदे ने एडवाइस दी थी, खाना खाने से पहले 1 गिलास पानी पी लो, जिससे तुम रोटी कम खाओगे और बाय डिफॉल्ट तुम्हारा सब कुछ सही होता चला जाएगा। तो ऐसा कुछ है क्या? कोई काढ़ा पी लो, खाने के बाद पी लो, सुबह खाली पेट पी लो। क्योंकि खाली पेट तो मैंने बहुत वीडियोस देख ली यूट्यूब पे कि लौकी का जूस पी लो, इसका जूस पी लो, उसका जूस पी लो, 21 दिन में पतले हो जाओगे। ऐसा क्या होता है? देखो, आपको डिसिप्लिन की जरूरत है अगर आपको पतला होना है, क्योंकि लोग क्या करते हैं, एक दिन वो किया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोड़ दिया। अब नेक्स्ट डे कुछ और ट्राई किया, इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ रहा, छोड़ दिया। तो जैसे हम बात करते हैं 21 डेज का जो हैबिट फॉर्मिंग कोई भी एक्टिविटी होती है, 21 दिन बॉडी को लगते हैं उसमें अडेप्ट होने में या एडिक्शन फ्री होने में भी, जो हम नॉर्मली बात करते हैं। तो कॉन्टिन्यूसली अगर आप कोई भी एक चीज फॉलो कर रहे हो, उसको थोड़ा टाइम दो। चाहे आप किसी ड्रिंक की बात कर रहे हो, चाहे आप एक्सरसाइज की बात कर रहे हो, चाहे आप डाइट की बात कर रहे हो, रैंडमली एब्रप्टली कुछ नहीं करना, कर लिया छोड़ लिया, कर लिया छोड़ लिया, तो वो रिजल्ट कभी भी नहीं देने वाला। तो आपको डिसिप्लिन लाना पड़ेगा लाइफ में, उसके पीछे पढ़ना पड़ेगा कि मुझे अगर वेट लॉस करना है तो मुझे अपने डाइट में भी चेंजेस करने हैं, मुझे ये डिटॉक्स ड्रिंक भी अगर ऐड करना है करोगे, एक्सरसाइज भी करना होगा, क्योंकि सिर्फ ऐसा नहीं है कि बिना एक्सरसाइज के भी आप इतना कम कर लोगे। ठीक है, पॉसिबिलिटी होती है अगर आप डाइट में ही चेंजेस कर देते हो, आपकी जो बॉडी है वो लीन होना तो शुरू हो जाएगी, बट बॉडी को हेल्दी रखना है, फिटनेस की तरफ जाना है, रादर देन सिर्फ पतला दिखना। सिर्फ पतला दिखना फिट होना नहीं है। बहुत से जो लोग लीन होते हैं, क्या उन्हें डायबिटीज नहीं होता? ऐसा नहीं है। बट हमें ओवरऑल फिटनेस देखना है कि आप अपनी एक्टिविटीज करने में कितने कैपेबल हो, आपको कोई काम करना पड़ रहा है तो जल्दी थक नहीं रहे हो, स्लीपिंग पैटर्न अच्छा है। तो सिर्फ हम बॉडी स्ट्रक्चर पे नहीं जाएंगे, हम इंटरनल हीलिंग पे भी जाएंगे, प्लस मेंटल आपकी जो हेल्थ है उस पर भी बात करेंगे। तो ओवरऑल आपको फिटनेस की तरफ अगर रहना है तो आपको एक्सरसाइज, डाइट, स्ट्रेस फ्री सब कुछ करना पड़ेगा, तब जाके आप हेल्दी रह सकते हैं। एक्सरसाइज छोड़ देते हैं, डाइट में क्या क्या कर सकते हैं? मैं खासकर काढ़ों की बात कर रहा हूँ, क्योंकि लोगों को ऐसे सॉल्यूशंस बहुत पसंद आते हैं कि डाइट तो रोटी दाल खा ही लेंगे, हमको कुछ ऐसा बताओ जो चमत्कार ले आए। जो चमत्कार ले आए, देखो अपनी टंग पे कंट्रोल तो लाना पड़ेगा। आप मान लो कि आप वो डिटॉक्स काढ़ा पी रहे हो, उसके बाद खा रहे हो छोले भटूरे, या फिर आप जंक फूड खा रहे हो, तो कभी भी आप वेट लॉस नहीं कर सकते। तो अगर आप बेसिकली अगर हम वेट लॉस के काढ़े की ही बात करें, तो आपके मेटाबॉलिज्म को आपको एक्टिव करना है, क्योंकि जहाँ पे मेटाबॉलिज्म स्लगिश हो जाता है वहाँ वेट पुट ऑन होना स्टार्ट हो जाता है। आपका लिवर अच्छे से काम नहीं कर रहा, आप जो खाना खा रहे हो इजीली एब्जॉर्ब नहीं हो पा रहा बॉडी में, वीकनेस बन रही है, बाहर से आप बस दिख रहे हो कि फूलते चले जा रहे हो, बट इंटरनली आपसे अगर कोई काम करने के लिए आपको बोलो, इंटरनल हेल्थ आपकी खराब होती चली जा रही है। तो हमें बॉडी में स्ट्रेंथ भी चाहिए, स्टेमिना भी चाहिए और एक्टिव भी रहना है। तो हम क्या कर सकते हैं, डिटॉक्स ड्रिंक आप जैसे बात कर रहे हो, तो उसको बनाने का मैं आपको एक तरीका बताती हूँ। रात के समय आप पानी में 1 चम्मच मोटी सौंफ और आपका मेथी दाना हो गया, जीरा हो गया, उसको डाल के छोड़ दीजिए। मॉर्निंग में उस पानी को आप वैसे भी कंज्यूम कर सकते हो, या फिर आप फ्रेशली तभी तभी बनाना चाहो, जैसे वेदर थोड़ा रेनी रहता है तो कुछ चीज़ हम छोड़ते हैं तो वो खराब हो जाती है, तो आप उसी को मॉर्निंग में 1-1 चम्मच डाल के बॉईल कीजिए, उसको हाफ छोड़िए और उसको आप पी सकते हैं। तो डेली बेसिस पे अगर आप उसकी कंजम्पशन करते हो, आपका मेटाबॉलिज्म बेटर होता है, डाइजेशन बेटर होती है, आपका गट जितना हेल्दी रहेगा उतने आप हेल्दी रहेंगे। तो गट हेल्थ मेंटेन करना बहुत जरूरी है, तो इससे आप कर सकते हो। ड्राई फ्रूट्स भी है कुछ? ड्राई फ्रूट्स का रोल भी है, जो लोग स्पेशली वेजिटेरियन हैं, क्योंकि हमारी बॉडी में ओमेगा 3 फैटी एसिड्स भी चाहिए, वाइटामिन्स भी चाहिए, मिनरल्स भी चाहिए अच्छे से फंक्शंस को मेंटेन करने के लिए। क्योंकि कुछ ऐसे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जिनकी कमी पाई जाने से भी आपको सिम्टम्स आने स्टार्ट होते हैं या बीमारियां हो जाती है। तो अगर हम चाहते हैं हमारी बॉडी में माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की कमी ना हो, छोटे छोटे मिनरल्स हैं, वाइटामिन्स हैं, मिलते रहे, तो डेली रूटीन में हम क्या कर सकते हैं, ड्राई फ्रूट्स ऐड ऑन कर सकते हो। इस टाइम जैसे वेदर चेंज हो रहा है, गर्मी ज़्यादा है, अगर हम खाते हैं, पर्सनली मैं भी बात करूँ, बादाम खा लिया तो पिंपल निकल जाता है, तो हम क्या कर सकते हैं, उसे रात भर भिगो के छोड़ दिया, मॉर्निंग में उसे आप कंज्यूम कर सकते हैं, तो उसकी तासीर चेंज हो जाती है। विंटर्स में हम कंज्यूम कर रहे हैं तो आप एक पाउडर बना के रख सकते हो, बादाम है, अखरोट है, आप अंजीर को भी खा सकते हैं जो फिग होता है, और आपका काजू है, पिस्ता है, किशमिश है, सबका कंजम्पशन हम कर सकते हैं। इन ट्रेंड आजकल सीड्स बहुत चल रहे हैं और सीड्स के बेनिफिट्स भी हैं। चाहे आप फ्लैक्स सीड्स की बात करें, आपके कोलेस्ट्रॉल को कम करने में हेल्प करता है, पंपकिन सीड्स हो गया, सनफ्लावर सीड्स हो गया, इन सबके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स की मात्रा काफ़ी ज़्यादा पाई जाती है। तो आपकी बॉडी में कोई भी डेफिशिएंसीज बन रही है उसको ये पूरा करती है। तो कम मात्रा में इसका इंटेक करना है, ऐसा नहीं है कि हम अपनी मील को ही ड्राई फ्रूट से रिप्लेस कर रहे हैं। माइक्रो डोजिंग
डेली बेसिस पे थोड़ा थोड़ा 4-5 दाना बादाम भिगोकर छोड़ दिया, मॉर्निंग में कंज्यूम कर लिया। क्योंकि मुझे याद है हमारे एक प्रोफेसर होते थे 12th में, जब हमें वो पढ़ाते थे, वो बोलते थे बेटा अगर 10 बादाम खा लिया, और कुछ लोग क्योंकि पढ़ना है, मेमोरी तेज करनी है, तो ज्यादा खाना शुरू कर देते, तो बेटा वो मूंगफली का ही काम करते हैं, बेनिफिट नहीं देगा। तो आपको क्वांटिटी का भी ध्यान रखना है, ऐसा नहीं है कि हम उसको एक्सीड कर रहे हैं। आप डेली बेसिस पे खाओ, अच्छे से खाओ, कोई तकलीफ नहीं, बट किसी भी चीज़ का एक्सेस खराब हो सकता है, तो आपको ध्यान रखते हुए डोजेस को, मतलब उसकी कितनी मात्रा ले रहे हो उस पर डिपेंड करता है। क्योंकि हर एक बॉडी टाइप अलग है, जैसे मैंने आपको बताया, कुछ लोगों को गर्मी हो जाती है, यूरिन में जलन हो जाती है, तो अगर आप भिगो कर ले रहे हो तो नहीं करेगा। विंटर्स में अगर पाउडर फॉर्म में भी ले रहे हो, क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो वार्मथ देगा, एनर्जी देगा, तो उसके बेनिफिट्स अपने हैं साथ में। जैसे मेरे एक क्लाइंट ही थे, वो सुबह ब्रेकफास्ट के अंदर, मतलब अभी अब तो एजेंसी बेच दी मैंने, जब पहले रन करता था तो ब्रेकफास्ट के अंदर वो ड्राई फ्रूट्स खाते थे कल। उनका कुछ रूटीन था, 7 बादाम और शायद 2 अंजीर, और साथ में एक चीज़ और लेते थे, शायद काजू या अखरोट। वो सब रात को भिगो दिए जाते थे और सबके क्वांटिटी सेट थी, सबको रोज़ सुबह ब्रेकफास्ट में वही खाना होता था, साथ में दूध पीते थे और सब काम पे निकल जाते थे, फिर लंच खाते थे। तो आपने बोला कि मील रिप्लेस नहीं करना, वो तो कर रहे हो, उनकी मतलब ये जनरेशनल चल रहा है ऐसा। मील रिप्लेस का मतलब ये है कि उन्होंने क्वांटिटी सेट की थी, जैसा आपने बताया, वो ऐसे नहीं मुट्ठी भर के खा रहे थे, उन्होंने 7 बादाम काउंट करके रखे थे, 2 अंजीर थे, और उसके अलावा आप बता रहे हो कैश्यूज या जो भी लेते थे, और मिल्क साथ में लेते थे। तो मिल्क अपने आप में ये कंप्लीट बैलेंस डाइट माना जाता है। बच्चों को इनिशियली मिल्क पे ही रखा जाता है, एक एज के बाद ठीक है हमें बहुत सी और चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि मिल्क के अंदर फाइबर नहीं है, बट बाकी चीज़ें हैं, कैल्शियम है। तो अगर हम बंधी हुई डोजेज में या मान लो कि एक मात्रा में उसको ले रहे हैं, तो वो तकलीफ नहीं देता। अब वही है मील रिप्लेसमेंट, मानो कोई बोल रहा है ड्राई फ्रूट खाऊंगा, थाली भर के ड्राई फ्रूट खा रहा है, तो फिर दिक्कत हो सकती है। उन्होंने वो अपना डिसिप्लिन सेट किया हुआ था, इसलिए उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती। तो ऐसा कोई ड्राई फ्रूट की डाइट बता सकते हो जो अगर रोज बंदा ले तो हेल्दी रहेगा? हाँ बता सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि बच्चों में भी हम देते हैं। आप मखाने रोस्ट करके रख सकते हो, उसको डेली बेसिस पे यूज कर सकते हो, या आप उससे भी बेटर चाहो तो एक पाउडर बना के रख लो। बादाम और आपका मखाने को रोस्ट कर लिया, काजू साथ में रोस्ट कर लिया, ओट्स रोस्ट कर सकते हैं साथ में, इसको क्रश करके आप पाउडर बना के रख लो। 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम, मिल्क के साथ लेना चाहो मिल्क के साथ ले लो। अदरवाइज अगर मिल्क नहीं आपको डाइजेस्ट होता तो किसी और अपनी आइटम के अंदर, किसी वेजिटेबल के अंदर आप डाल के भी इसको यूज कर सकते हो, या वैसे भी खा सकते हो, शहद में मिक्स करके खा लिया। तो इस तरीके से भी हम यूज कर सकते हैं। ये जो आपने बताया, ये मेरी वाइफ ने बना रखा है, इसमें उसने कोको पाउडर भी डाल रखा है। हाँ वो और मेरी बेटी को पिलाती है चोको दूध कह के। हाँ, तो बच्चों में भी आपकी जो न्यूट्रिएंट्स है वो पूरे जा रहे हैं, और वो इजीली पी भी पा रहे हैं, क्योंकि उन्हें टेस्ट अच्छा लग रहा है। तो सही है, इस तरीके से भी हम कंज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, वापसी कैंसर की तरफ आता हूँ। बच कोई कैसे सकता है? अब हो गया है, सॉल्यूशन क्या है? अगर कैंसर हो गया है, सबसे पहले तो आपको मेंटली उससे लड़ना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जहाँ शब्द कैंसर आ गया, पेशेंट ये मान ही लेता है कि बस अब तो मर गया। ठीक है, बीमारी ऐसी है, हल्के में नहीं ले सकते, बट अब बीमारी है तो लड़ना तो पड़ेगा। तो जितने भी हथियार अवेलेबल हैं डॉक्टर को निकालने पड़ते हैं, और पेशेंट के पास जितनी ऑप्शंस अवेलेबल है उसको उसके बारे में रिसर्च करना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि आप 1-2 दिन रो सकते हो ये सोचते हुए कि कैंसर हो गया है, कैंसर हो गया। लोग ट्रीटमेंट से डरते हैं रादर देन बीमारी। अब तो कीमोथेरेपी होगी, क्योंकि हमने सुन रखा है, देख भी रखा है कि बहुत से साइड इफेक्ट्स हैं। बट पर्सनली मैंने पेशेंट्स देखे हैं, यंग एज पेशेंट, ओल्ड एज पेशेंट्स भी, जो इससे अच्छा सर्वाइव कर गए थे। बट ऑल डिपेंड्स अपॉन कि आपकी विल पावर कितनी स्ट्रांग है और बॉडी में स्ट्रेंथ कितनी है। इसलिए डाइट अच्छा रखना बहुत ज़रूरी है ड्यूरिंग आपके ट्रीटमेंट्स, क्योंकि वजन गिर रहा होता है, बाल जा रहे होते हैं, बॉडी में स्ट्रेंथ बची नहीं होती, पेन बॉडी में इतना ज़्यादा होता है, मोबिलिटी रह नहीं जाती। तो पेशेंट बोलता है इससे अच्छा तो भगवान उठा ही ले, इसका इलाज ही नहीं करवाना। तो आधे लोग तो इसके इलाज तक ही नहीं पहुंच पाते, क्योंकि वहाँ पे हम वर्ड से ही डर गए। अब क्योंकि कॉमनली इतना फैल चुका है कि किसी को कभी भी हो सकता है, तो हमें इससे लड़ना तो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमें एक तो अर्ली डायग्नोसिस इंपॉर्टेंट है। अर्ली डायग्नोसिस कैसे हो सकता है? अगर रूटीनली आप चेकअप्स करवाते रहें, ब्लड टेस्ट करवाते रहें, कोई भी गांठ है उसको निगलेक्ट ना करें, कोई वुंड हील अप नहीं हो पा रहा तो उसको निगलेक्ट ना करते हुए डॉक्टर पे ज़रूर जाएं। तो ये प्रिवेंशन के तौर पे हो गया। आपकी वैक्सीन आती है, हेपेटाइटिस बी की है, सी की है, आपकी HPV वायरस की है, ये इससे आप वैक्सीनेटेड रहिए, ताकि कुछ हद तक जो वायरल इंड्यूस्ड कैंसर्स हैं वो आप तक ना पहुंचे। तो हम प्रिवेंशन कर सकते हैं।
होना ना होना एक एज पे या कभी भी किसी को भी हो सकता है, जैसे हम सुन ही रहे हैं इस बीमारी के बारे। तो अगर हम इतना भी कर लेते हैं तो हम प्रिवेंट कर लेते हैं। अब जब किसी को हो ही गया और इसका ट्रीटमेंट हमें करवाना है तो मेंटली स्ट्रांग रहना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर जो पेलिएटिव केयर है वो बहुत ज़्यादा आपको हेल्पफुल साबित होती है। आजकल एलोपैथिक हॉस्पिटल्स के अंदर भी यूनिट्स बना दिए गए हैं जो पेशेंट्स को काउंसल करते हैं और उन्हें हेल्प करते हैं आगे डिजीज से लड़ने में। बीइंग एन आयुर्वेदिक डॉक्टर अगर मैं बात करूं तो जहां पेशेंट इस तरीके के आते हैं उनकी बॉडी में हमें स्ट्रेंथ, इम्यूनिटी को बूस्ट करना, उनको मेंटली रिलीव करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट बहुत दर्द में है, आप उसे देख भी नहीं पा रहे हो, वो इतना पेनफुल कंडीशन के अंदर है। बट अगर आप उसको उसके सिम्टम्स में आराम दे देते हो तो वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है, चाहे आपका सर्जरी की तरफ उसे जाना है, बट पेशेंट की बॉडी में स्ट्रेंथ ही नहीं है सर्जरी करवाने की, बट सर्जरी करके हम उस कैंसर को हटा सकते हैं। तो उसकी बॉडी में स्ट्रेंथ डालना ज़रूरी है, उसके जो सिम्टम्स आ रहे हैं उसको रिलीव करना इंपॉर्टेंट है। तो पेशेंट वैसे ही उसकी क्वालिटी ऑफ लाइफ इंप्रूव हो जाती है और वो ट्रीटमेंट को बेयर करने लायक हो जाता है, क्योंकि बहुत से लोग ड्यूरिंग थेरेपीज ही कोलैप्स कर जाते हैं, वहाँ तक पहुँचते ही नहीं है। और बहुत से सर्वाइवर्स भी हैं जो इस बीमारी से रिकवर भी हो गए हैं, चाहे युवराज सिंह की हम बात करें, सोनाली बिंद्रे है या हीना खान, आजकल ब्रेस्ट कैंसर इनिशियली अभी डायग्नोस हुआ है और उनका तो काफ़ी स्टेज तक बढ़ भी चुका है। बट अगर आप मेंटली स्ट्रांग रहते हैं, पॉजिटिव अप्रोच रखते हैं, जो कि रखना मुश्किल है उस टाइम पे, बट अगर आप कर लेते हो उस चीज़ को, फैमिली मेम्बर्स सपोर्ट कर जाते हैं, स्पिरिचुअली आप अपने आप को उतना कनेक्ट कर पाते हो चीज़ों को, क्योंकि पैलिएटिव केयर के अंदर 3 चीज़ें आती है, आपका फिजिकल सिम्टम्स को रिलीव करना, आपके साइकोलॉजिकल सिम्टम्स को, और स्पिरिचुअली आपको इतना सॉलिड बना देना कि इस बीमारी से आप लड़ सकते हो। तो जो लोग ये कर लेते हैं उनके लिए कैंसर कोई बड़ी चीज़ नहीं है। तो अगर हम इतना कर पाते हैं तो इस बीमारी से लड़ जाएंगे और जितना भी टाइम रहेंगे एटलीस्ट क्वालिटी ऑफ लाइफ अच्छी जी पाएंगे। वरना डेली बेसिस पे ये हो गया, हाय मैं मर गया और क्यों मुझे ये बीमारी हुई, हम कोसते रह जाते हैं। क्योंकि आजकल जैसे आपने सुना है किसी को भी हो जाती है, कभी भी हो जाती है, तो हमारे पास कोई ऐसा नहीं है कि किसको होगी। कुछ लोग वल्नरेबल हैं इस चीज़ों को लेकर, जैसे जेनेटिकली अगर आपकी फैमिली में रन कर रहा है तो आप में आने के चांसेस ज़्यादा हैं, बट ज़रूरी नहीं है आपको होगा, और जिनकी फैमिली में नहीं होता उनको नहीं होगा, तो ऐसा भी नहीं है। तो अगर हम अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखते हैं मेंटली, फिजिकली, और हम फिटनेस पे काम करते हैं तो हर बीमारी को आप झेल जाओगे, लड़ जाओगे। अदरवाइज वहीं पे हम हार मान लेते हैं। ठीक है, लास्ट पूछूंगा, आयुर्वेद के पास कैंसर का जिक्र है या फिर नहीं है? अगर हम प्रॉपर पुरानी बात करके चले, क्योंकि लाइफस्टाइल चेंजेस अभी आए हैं, उस जमाने में लाइफस्टाइल नहीं था, आज ही सॉल्यूशन आए हैं। पहले मानता हूँ मैं सर्जरी होती थी, बट पहले ये नहीं थे, कीमो वीमो नहीं थे। तो क्या आयुर्वेद में जिक्र हो रखा है कैंसर का? आयुर्वेद में जिक्र हो रखा है कैंसर का, गांठों का, अर्बुद का, गंडमाला है, और आपका जितने भी लंप्स हैं उनके बारे में डिस्कस किया गया है। अब उस टाइम पे कीमोथेरेपी, रेडिएशन कुछ नहीं था, लेकिन आयुर्वेदिक हर्ब्स का सपोर्ट तो हमेशा से हमारे पास है। तो जैसे हमने किचन से ही बात की थी, आपकी हल्दी हो गया, आपकी तुलसी हो गया, जिंजर हो गया, ये सारी चीज़ें आपको कैंसर से लड़ने में मदद करते हैं, क्योंकि ये कैंसर सेल्स को ग्रोथ होने में रोकते हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको मदद करती हैं। तुलसी का क्या बता रहा हूँ? तुलसी के अंदर भी एंटी कैंसरस प्रॉपर्टीज हैं। तो अगर आप उसको, जब जैसे हम मोस्टली देखा भी होगा आपने, प्रसाद में चढ़ाते हैं, चरणामृत में डाल के यूज़ करते हैं, तो उसके अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉपर्टीज़ हैं जो आपकी बॉडी को बेनिफिट्स देती हैं। तो इसलिए आप उसका काढ़ा भी देते हो, जैसे बच्चों को कोल्ड कफ हो गया या बड़ों में भी हो गया, तो वो आपको इम्यूनिटी को बूस्टअप करती है। आंवला हो गया, गिलोय हो गया, ये सारे आपकी इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं, और जितने इम्यूनिटी बूस्टर्स हैं वो आपकी बॉडी को मदद करेंगे हर बीमारी से लड़ने में, इसलिए ये हेल्पफुल होते हैं। चलते चलते हम अपनी ऑडियंस को एक बोनस टिप देके जाना चाह रहे हैं। आजकल क्योंकि मौसम बदल रहा है, अब बारिशें कभी हो रही है, एकदम से सीजन चेंज हो रहा है, तो इस टाइम पे वायरल इन्फेक्शंस बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, चाहे सर्दी खांसी जुकाम हो, बुखार हो। तो उससे बचने के लिए हम क्या कर सकते हैं? आप एक डिटॉक्स ड्रिंक बनाइए, घर में काढ़ा बनाइए और उसको डेली बेसिस पे कंज्यूम कीजिए। आपको क्या करना है, एक छोटा सा काम करना है, गिलोय आप लीजिए, साथ में तुलसी के 2-3 पत्ते लीजिए, लौंग लीजिए और थोड़ा सा जिंजर लीजिए। इसको बॉईल करके आप काढ़ा बना के शाम के टाइम में, मॉर्निंग के टाइम में थोड़ा थोड़ा कंज्यूम कीजिए, ताकि जो ये इन्फेक्शंस हैं इससे आप जल्दी से जल्दी रिकवर हो सकें और वहां तक हम पहुंचे ही ना, इससे प्रिवेंट कर सकें। तो सबसे पहले थैंक यू, बहुत मजा आया, बहुत कुछ सीखने को मिला, बहुत सारी नई चीजें थी। आपके किचन से आप अपनी प्रॉब्लम से ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। बहुत सारे
दादी माँ के नुस्खे दिए आपने, जो हम पुरानी जनरेशन से सुनते थे बट आज कहीं ना कहीं वो खो रहे थे, आपने वो सारी सब लोगों को याद दिलाई है। थैंक यू सो मच। तो इसी के साथ आज की वीडियो खत्म होती है। उम्मीद करता हूं आपको मजा आया होगा। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट देना वीडियो कैसी लगी। बाय, गुड शब, गुड ऑफिस, गुड मॉर्निंग, और जब भी वीडियो देख रहे हैं, जय हिंद, वंदे मातरम, दुआ में याद रखना।